Yes, beta, welcome to physics class and today beta we will discuss इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यू टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो बेटा आपको प्रॉपर वे से इसको अंडरस्टैंड करना है और नोट करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही है इस टॉपिक के नेम से ही कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मीनिंग वो सरफेसेस जिन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। सो दोज सरफेसेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो सिंपल से डेफिनेशन है कि those surfaces on which electric potential is same everywhere are known as इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल आपका किससे बनता है, इलेक्ट्रिक चार्ज से बनता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो पोटेंशियल बनेगा और इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल भी नहीं बनेगा और ना इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आपको ये क्लियर है कि पोटेंशियल का रिलेशन किसके साथ है, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ है। चार्ज होगा तो पोटेंशियल बनेगा और अगर पोटेंशियल है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अब चेक करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू work done per unit test charge in bringing it from infinity to a point where it can experience force of attraction or force of repulsion। तो इसी टाइप से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन इन कैरिंग a unit positive charge from A to B। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं work done in carrying unit charge from A to B तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल टू वर्क डन रखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू VB minus VA। It is VB minus VA। अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम काम कर रहे हैं तो VB किसके इक्वल होगा, VB is equal to VA। VB is equal to VA तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा आपका 0 ही आएगा बिकॉज एट डिफरेंट पॉइंट वी हैव सेम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो अब हमें वर्क डन का आइडिया लग चुका है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। तो इसी टाइप से वर्क डन को अगर हम इस टाइप से लिखते हैं, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू E डॉट dl। इसका मीनिंग स्मॉल हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है तो हमने वर्क डन भी स्मॉलर ही लिया है। सो स्मॉल वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B and A and B are very near to each other, so displacement is very smaller। अब चेक करते हैं, इसको हम ओपन करेंगे। Now it is E dl cos थीटा।
अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर वर्क डन की वैल्यू 0 आ रही है तो यहां भी वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर वर्क डन की वैल्यू 0 आ रही है तो आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट तो आपका नॉन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट तो आपका नॉन जीरो है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी नॉन जीरो ही लेना है। आपको मालूम है कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं और उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो आपने जब एक्सप्रेशन ड्राइव किया था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, तो उसमें आपने ये आइडिया लगाया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मिलेंगी, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मिलेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी वहां पर नॉन जीरो होंगी, वहां पर नॉन जीरो होंगी। इसका मीनिंग है कि अगर हम वर्क डन कर रहे हैं किसके ऊपर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो हमारा फोर्स भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। और आपको मालूम है फोर्स का फार्मूला, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई। अब आपका टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मीनिंग क्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो एफ किसके इक्वल होगा, एफ इक्वल टू ई, एंड बोथ कैन नॉट बी जीरो, एंड बोथ कैन नॉट बी जीरो। तो अगर E आपका नॉन जीरो है, DL आपका नॉन जीरो है और वर्क डन आपका जीरो आ रहा है, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। इट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में और डिस्प्लेसमेंट में बेटा एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग बेटा ये निकला कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लिया है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी। तो इसका मीनिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंगल कितना बनाएंगी, 90 डिग्री। एंगल कितना बनाएंगी, 90 डिग्री। आप चेक कर सकते हो कि हमने वर्क डन का फार्मूला पुट किया था, दैट इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने इस डॉट को ओपन किया, E dl cos थीटा। अब E dl cos थीटा का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि वर्क डन आपका 0 आएगा किस पे, व्हेन वी हैव सेम पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हमने इसको 0 पुट किया, फिर हमें क्या मिला, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट क्या आपका यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो क्यू नॉट 1 हो जाएगा, तो F किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। नाउ अब आपका फोर्स कैसा है, नॉन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, नॉन जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन जीरो है। इसका मीनिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका नॉन जीरो, की हम A से B पे लेके आए चार्ज को, तो अगर ये दोनों अगर आपके नॉन जीरो है तो जीरो कौन हो सकता है, cos थीटा 0 हो सकता है। इसका मीनिंग cos थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मीनिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो सिर्फ अपना वर्टिकल कंपोनेंट कैरी करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे नहीं होगा। आपको यहां से आइडिया मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएंगी। इसका मीनिंग क्या है, दे विल ऑलवेज move mutually perpendicular with, they will always move mutually perpendicular with equipotential surface। तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी और कैसे निकलेंगी, नॉर्मली ही निकलेंगी, नॉर्मली ही निकलेंगी। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाई देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसका रीजन ये है कि एंगल इज 90 बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल surface, so that we don't have horizontal component of electric field of lines on equipotential surfaces।
तो बेटा अब हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को डिफाइन तो कर लिया, कौन से सरफेस हैं जिन पे पोटेंशियल आपका हर जगह सेम होगा और उन सरफेसेस वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर उन सरफेसेस पे वर्क डन का आंसर 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, वहां से हमें एक एविडेंस और मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो अब हम ड्रॉ करेंगे अलग अलग टाइप के इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। तो अब हमारे पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगी चार्जेस की और उनके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आएंगे। अब चेक करते हैं बेटा कैसे हम ड्रॉ करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को। नो नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। नाउ वी हैव सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब सिंगल पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे एमिट करेगा, इन वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को एमिट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस कंडक्टर के साथ एंगल कैसा बनाएंगे, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस सरफेस ऑफ कंडक्टर के साथ एंगल कैसा बनाएंगे, 90 डिग्री। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब आप चेक करो बेटा, अगर हम इस कंडक्टर से ऑल डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस मार्क कर दें तो आप चेक करो, अब अगर हम इस कंडक्टर से ऑल डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस मार्क करेंगे तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो स्पेस के अंदर जो शेप आएगी, स्पेस के अंदर जो शेप आएगी वो शेप बेटा कैसी आएगी, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप एंड इट इज नोन एज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब चेक करो मैंने क्या किया, वी हैव टेकन पॉजिटिव सिंगल चार्ज और हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को ड्रॉ किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी ऑल डायरेक्शंस में आउटवर्ड एमिट हो रही है, तो हमने कंडक्टर से ऑल डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस मार्क कर दिया। अब हमने इन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो अब हमें जो सरफेस मिला, दैट स्फेरिकल सरफेस विल कैरी सेम पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। तो अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करो पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, के क्यू बाई आर। यहां बोलो क्या मिलेगी, इट इज के क्यू बाई आर। तो अलग अलग पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल का बेटा आंसर क्या मिलेगा, दैट इज के क्यू बाई आर। यहां भी बोलो क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर। यहां भी बोलो क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर। अब चेक करके बताओ पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, नहीं होता है। तो हमारे पास स्फीयर के सेंटर में, हमारे पास स्फीयर के सेंटर में सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। अब सिंगल पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा एट डिफरेंट पॉइंट वो क्या होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। इसका मीनिंग इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हर डायरेक्शन में सेम है। तो अगर इस स्फीयर का रेडियस हर डायरेक्शन में सेम है तो अलग अलग पॉइंट्स का हमें पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। अब चेक करो ये जो आपका स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेस बना है, सरफेस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे आपको कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। तो इस सरफेस का बोलो बेटा क्या नेम होगा, दिस सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस सरफेस इज नोन एज ईपीएस एंड इट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बेटा चेक करके बताओ इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अलग अलग पॉइंट्स पे E ने कितना एंगल बनाया, दैट इज 90 डिग्री। चेक करो कि E का एंगल किसके साथ, सरफेस ऑफ EPS के साथ कैसा बना है बेटा, 90 बना है, 60 बना है, 30 बना है, कैसा बना है, इट इज 90 डिग्री। इसका मीनिंग E एंड EPS आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड EPS आर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईपीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसी टाइप से अब हम नेगेटिव सिंगल चार्ज का ईपीएस बनाएंगे। अब नेगेटिव सिंगल चार्ज का ईपीएस कैसे बनेगा बेटा, अभी चेक कर लेते हैं। नेगेटिव सिंगल चार्ज का ईपीएस कैसे बनेगा, अभी चेक कर लेते हैं बेटा कैसे बनेगा। अब नेगेटिव सिंगल चार्ज का ईपीएस बनाएंगे हम, अभी चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। अब नेगेटिव हमारे पास चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी। कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, और कहां टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो अब चेक करते हैं कि नेगेटिव सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इनवर्ड है। तो आप चेक करो, नेगेटिव सिंगल पॉइंट चार्ज से आप इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करना स्टार्ट करो इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो आप चेक करके बताओ, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू बाई आर। यहां क्या होगा, माइनस के क्यू बाई आर। यहां बोलो क्या होगा, इट इज माइनस के क्यू बाई आर। यहां बोलो क्या होगा, इट इज माइनस के क्यू बाई आर। यहां बोलो क्या होगा, इट इज माइनस के क्यू बाई आर। इसका मीनिंग हर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल अगर सेम मिल रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, ये सरफेस आपका किसका नेचर कैरी कर रहा है, इट विल कैरी द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ दिस स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपका सरफेस बना किसका, नेगेटिव सिंगल पॉइंट चार्ज का। इससे पहले हमने किसका बनाया, पॉजिटिव सिंगल पॉइंट चार्ज का। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का बनाएंगे ईपीएस। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का बनाएंगे ईपीएस। अब चेक करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का ईपीएस कैसा बनेगा। अब चेक करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का ईपीएस कैसे बनेगा। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। तो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। बोथ आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ आर, एट सेपरेशन ऑफ आर। तो अब चेक करके बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा कैसे निकलेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब चेक करते हैं कि यहां पर ईपीएस की शेप कैसी होगी, यहां पर ईपीएस की शेप कैसी होगी। तो सबसे पहले आप बनाओ प्लस क्यू का ईपीएस, जो इसके अराउंड बनेगा। ये प्लस क्यू का बेटा ईपीएस है, दैट इज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा ही माइनस क्यू का बनेगा बेटा, दैट इज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब हमें इन दोनों चार्जेस का कॉमन ईपीएस बनाना है, हमें इन दोनों चार्जेस का कॉमन ईपीएस बनाना है। इसका मीनिंग अब हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू का, हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू का ज्वाइंट ईपीएस बनाना है। इसका मीनिंग ये तो इन दोनों के इंडिविजुअल ईपीएस हैं, ये इन दोनों के इंडिविजुअल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो अब चेक करो कि अगर ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इनके सेंटर में, अगर ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है तो इनके सेंटर में पोटेंशियल का क्या आंसर होगा, दैट इज जीरो। तो अगर इनके सेंटर में पोटेंशियल का आंसर जीरो है, तो अगर मैं यहां पर इक्विटोरियल लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर ये डाइपोल है जिसके एक एंड पे प्लस क्यू है एक एंड पे माइनस क्यू है, तो अगर मैं डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको मालूम होगा कि इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे पोटेंशियल की वैल्यू आपको हर जगह कैसी मिलेगी, जीरो मिलेगी। आपको पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, हर जगह जीरो मिलेगी। तो अब चेक कर सकते हो आप कि इक्वेटोरियल लाइन पे, राइट बाइसेक्टर लाइन पे हमें अगर पोटेंशियल जीरो मिल रहा है तो इक्वेटोरियल प्लेन में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि हमें ये मालूम है
राइट बाइसेक्टर लाइन पे अगर मैं दोनों साइड से पोटेंशियल को ऐड करूंगा तो नेट आंसर क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। इसका मीनिंग ये जो आपका प्लेन बनेगा, ये जो आपका प्लेन बनेगा, इस प्लेन के ऊपर हमें हर जगह पोटेंशियल कैसा मिलेगा, हमें हर जगह पोटेंशियल कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस वाले पेयर का जो ईपीएस बनेगा वो ईपीएस इन दोनों के सेपरेशन के सेंटर पॉइंट से पास होगा, इन दोनों के सेपरेशन के सेंटर पॉइंट से पास होगा और उसकी शेप कैसी होगी, प्लेन होगी और उसका नेम क्या होगा, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन एंड इट इज नोन एज प्लेन ईपीएस, एंड इट इज नोन एज प्लेन ईपीएस। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो ईपीएस बनेगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर में से पास होगा और वो प्लेन एरिया होगा और उस प्लेन एरिया में v की वैल्यू हर जगह कैसी मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। इसका मीनिंग अ प्लेन passing from center of electric dipole will carry zero potential at each and every point। तो अगर आप अपना राइट हैंड स्ट्रेच करके यहां रखते हो किसके सेंटर पे, डाइपोल के सेंटर पे, तो आपके राइट हैंड पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी। पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी। क्यों? जो आपकी पाम है राइट हैंड की, वो कहां से पास कर रही है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां पर जो प्लेन बनेगा उस प्लेन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, हर जगह 0 होगा। सो दैट प्लेन विल कैरी 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अब हमने डाइपोल का ईपीएस ड्रॉ कर लिया। डाइपोल का मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो अब अगला कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, अगला कॉम्बिनेशन हमारा है जिसमें दोनों चार्जेस कैसे होंगे बेटा, लाइक चार्जेस होंगे और दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्जेस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा पेयर हो जिसके अंदर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में ईपीएस कैसा बनेगा, उस केस में ईपीएस कैसा बनेगा, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे इनका इंडिविजुअल ईपीएस, इन दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल ईपीएस, ये इन दोनों का अपना अपना बन गया इंडिविजुअल ईपीएस। अब इनका जो कॉमन ईपीएस बनेगा वो बेटा इस टाइप से बनेगा, डंबल लाइक शेप आएगी, ये डंबल लाइक शेप आएगी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन ईपीएस बनेगा किसका, पेयर ऑफ लाइक चार्जेस का, वो कैसा बनेगा, डंबल लाइक शेप होगी, दैट इज डंबल शेप होगी। और इस सरफेस पे हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। यहाँ V पोटेंशियल, यहाँ V पोटेंशियल, यहाँ V पोटेंशियल, यहाँ V पोटेंशियल, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V, हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मीनिंग ये सरफेस इन दोनों का कॉमन ईपीएस है जिसपे हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। सो दिस इज शेप ऑफ ईपीएस in two like charges we have shape of EPS in combination of two like charges। तो अगर ये माइनस क्यू होंगे तो भी आपकी डंबल लाइक शेप आएगी, अगर ये प्लस क्यू तो भी आपकी डंबल लाइक शेप ही आएगी। तो अब नेक्स्ट हमारा EPS किसका है, पैरेलल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का। अब नेक्स्ट हमारा EPS है बेटा पैरेलल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का। अब नेक्स्ट हमारा EPS कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का। तो हम ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और फिर उसका हम क्या ड्रॉ करेंगे, ईपीएस, फिर उसको हम क्या ड्रॉ करेंगे, ईपीएस। अभी चेक कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो ईपीएस होगा वो कैसा होगा, जो ईपीएस होगा बेटा वो कैसा होगा। अब एज्यूम कर लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इंफिनिटी से आ रही हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इंफिनिटी से आ रही हैं, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पे है, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पे है,
तो ये लाइंस आपकी लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइंस आपकी लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर ये यहां से डाइवर्ज होकर निकली हैं तो ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। दे विल बिकम यूनिफॉर्म आफ्टर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस। आफ्टर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस, तो जैसे सन से आपकी रेडिएशंस आती हैं, तो जब सन रेडिएशंस को एमिट करता है, जब सन से आपकी लाइट एमिट होती है, तो सन से लाइट जब एमिट होती है तो डाइवर्ज होकर निकलती है, लेकिन ग्राउंड तक आते आते वो पैरेलल हो जाती है। बिकॉज आफ्टर कवरिंग मैक्सिमम डिस्टेंस, आफ्टर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस, they will become parallel in direction, they will become parallel in direction। तो वो डाइवर्ज नेचर अपना छोड़ देती हैं और वो पैरेलल हो जाती हैं। तो उसी टाइप से चेक करो कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गिवन है तो इनका ईपीएस कैसा बनेगा, इनका ईपीएस कैसा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करेंगे। हम इक्वल डिस्टेंस पे अगर पॉइंट मार्क करेंगे तो हमारा जो शेप आएगी, हमारी जो शेप आएगी किसकी, ईपीएस की, वो शेप कैसी आएगी बेटा, वो शेप बिल्कुल प्लेन आएगी। तो अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करूंगा, तो अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करूंगा तो मुझे ईपीएस की शेप कैसी मिलेगी बेटा, बिल्कुल प्लेन मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं, अगर इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं, तो अगर मैं हर लाइन के ऊपर सिमेट्रिकल पॉइंट ऐसे मार्क करूंगा और उन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरी जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, रेक्टेंगुलर आएगी, और शेप कैसी होगी, प्लेन होगी। शेप कैसी होगी बेटा, प्लेन होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी यूनिफॉर्म है और पैरेलल है, तो अगर मैं हर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पे पॉइंट मार्क करूंगा, अगर मैं हर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पे पॉइंट मार्क करूंगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां पर ईपीएस बनाएंगी, वो ईपीएस कैसा होगा, वो प्लेन होगा। और उस ईपीएस में से जो लाइंस निकलेंगी, वो लाइंस हमेशा एंगल कितना बनाएंगी, ईपीएस के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। अब चेक करो आप, जो लाइंस आपकी ईपीएस में से पास हो रही हैं, वो एंगल कैसा बना रही है, हर जगह 90 बना रही है। हर जगह एंगल बेटा चेक कर लो, हर जगह आपको एंगल कैसा मिलेगा, 90 ही मिलेगा। आपको हर जगह एंगल कैसा मिलेगा, 90 ही मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि ईपीएस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और अगर लाइंस पैरेलल होंगी, तो अगर आप पैरेलल लाइंस पे ऐसे पॉइंट मार्क करोगे, एक लाइन आपकी यहां है, एक लाइन आपकी इधर है, एक लाइन आपकी ऊपर है, एक लाइन आपकी नीचे है, तो अगर आप इन पे ऐसे पॉइंट मार्क करोगे, इन पॉइंट्स को ऐसे अगर ज्वाइन करोगे, तो शेप कैसी बनेगी, शेप आपकी रेक्टेंगुलर बनेगी और प्लेन बनेगी। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेन शीट में से, इस रेक्टेंगुलर प्लेन ईपीएस में से लाइंस आपकी परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही हैं, इसका मीनिंग क्या है, यहां पर जो ईपीएस बना है वो प्लेन बना है, और यहां जो ईपीएस बना है उसके अंदर से लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। तो प्लेन ईपीएस कब बनेगा, जब लाइंस आपकी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। और एक प्लेन ईपीएस किस केस में बनेगा, व्हेन वी हैव टेकन ईपीएस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो ईपीएस होगा वो सेंटर से पास होगा और शेप में प्लेन होगा, और पैरेलल लाइंस का भी ईपीएस कैसा होगा, प्लेन होगा। और लाइंस कैसे निकलेंगी, ऑलवेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद सरफेस ऑफ ईपीएस। तो अगर मैं यहां पर ऐसे एक नोटबुक रख देता हूं, तो नोटबुक आपकी कैसी होगी, प्लेन होगी। अब इस प्लेन सरफेस में से, इस प्लेन नोटबुक में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे पैरेलल निकलेंगी। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, ये नोटबुक के अंदर से कैसे निकल रही हैं, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और यहां पर नोटबुक किसका रोल प्ले करेगा, इट विल प्ले द रोल ऑफ ईपीएस, इट विल प्ले द रोल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, नाउ वी हैव ड्रॉन मल्टीपल शेप ऑफ ईपीएस। तो हमने कौन कौन से बेटा ईपीएस बनाए हैं, स्फेरिकल ईपीएस हम बना चुके हैं, किसका, सिंगल पॉजिटिव चार्ज का और सिंगल नेगेटिव चार्ज का। फिर हमने ईपीएस किसका बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बनाया। फिर हमने ईपीएस किसका बनाया, पेयर ऑफ लाइक चार्जेस का बनाया। फिर हमने ईपीएस किसका बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, properties of equipotential surfaces, properties of equipotential surfaces, properties of
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर आपको पैरेलल लाइंस का ईपीएस ड्रॉ करके देखना है तो आप एक पेपर ले लो, एक पेपर को आप इस टाइप से वर्टिकल प्लेन में होल्ड करके रखो। आप एक पेपर ले लो, एक पेपर को आप ऐसे वर्टिकल प्लेन में होल्ड करके रखो। अब इस पेपर में आप मल्टीपल होल कर दो इधर से, और हर होल में से एक पेन को पास करो। तो आपका जो पेन होगा वो किसका रोल प्ले करेगा? इट विल प्ले द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो अगर आप इस पेपर के अंदर मल्टीपल होल करोगे, अगर आप इस पेपर के अंदर बेटा मल्टीपल ऐसे होल करोगे, तो इन मल्टीपल होल में से अगर पेन ऐसे पास होंगे तो ये सारे के सारे पेन कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो अगर ये सारे के सारे पेन आपके पैरेलल हैं तो ये किस सरफेस में से पास हो रहे हैं? दे विल पास फ्रॉम प्लेनर सरफेस। ये सरफेस कैसा? प्लेन है। ये सरफेस आपका रेक्टेंगुलर है, प्लेन है। तो ये जो सरफेस है इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे निकलेंगे, अगर पेन ऐसे निकलेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि जो पेन आपके पैरेलल निकलेंगे। तो अगर ये लाइंस आपकी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो ईपीएस बनेगा, इस ईपीएस पे हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। क्यों? ये जो पॉइंट होंगे ये आपके पॉइंट एक ही लोकेशन पे आ रहे हैं, ये पॉइंट आपके एक ही लोकेशन पे आ रहे हैं, एक ही प्लेन में आ रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, अगर ये पॉइंट सारे के सारे एक ही प्लेन में, अगर ये सारे के सारे होल एक ही प्लेन में है, ये प्लेन की लोकेशन एक ही है इन सारे होल्स के लिए, तो यहां पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के लिए अगर ये प्लेन कॉमन है तो इस कॉमन प्लेन का नेम क्या होगा? दैट इज ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट इज ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर वन प्रॉपर्टी ऑफ EPS. Now we have properties of EPS. Now we have beta properties of EPS. Next topic है हमारा properties of EPS. EPS means equipotential surfaces. Number one property, never intersect with each other. बेटा 2 EPS कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 EPS नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, तो उसी टाइप से जो उनका म्यूचुअली परपेंडिकुलर सरफेस है वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो ईपीएस भी आपके इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो अगर किसी पॉइंट पे 2 ईपीएस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? उस पॉइंट पे आपको 2 टाइप का पोटेंशियल मिलेगा। इसका मीनिंग वो पॉइंट आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नहीं होगा। तो एक पॉइंट पे 2 पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है, तो इसका मीनिंग 2 ईपीएस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। नंबर 2, ई में और ईपीएस में एंगल कैसा होगा? हमेशा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस। नंबर 3, वर्क डन ऑन ईपीएस ऑलवेज इक्वल टू 0। वर्क डन ऑन ईपीएस ऑलवेज इक्वल टू 0। देन नंबर 4 कंसेप्ट क्या है बेटा? कि जहां पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, वहां पर ईपीएस आपके काफी क्लोज होंगे। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी स्ट्रॉन्गर होगी वहां पर हमें ईपीएस का क्राउड मिलेगा। तो हमें एक फॉर्मूला मिला था किसका?
पोटेंशियल ग्रेडियंट का किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दैट इज E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, दैट इज E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा है कि जहां पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वहां पर ईपीएस का क्राउड आपको मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि जहां पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वहां ईपीएस काफी क्लोज बनेंगे। इसका मीनिंग क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द सक्सेसिव ईपीएस विल बी वेरी वेरी स्मॉलर whenever we have stronger electric field region, when we have stronger electric field region। अब चेक करते हैं कैसे होगा कि हमने क्या लिखा फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब चेक करके बताओ बेटा कि अगर हमारे पास मल्टीपल ईपीएस हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल ईपीएस हैं तो अगर dV आपका कांस्टेंट है, अगर dV कांस्टेंट है, dV अगर फिक्स है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ईपीएस आपने फिक्स कर दिया है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ईपीएस आपने फिक्स कर दिया है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ईपीएस अगर फिक्स है तो E आपका प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dr हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dr। तो अगर E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dr है तो dr का मीनिंग क्या है बेटा, इट इज स्पेसिंग, it is spacing between two EPS, it is spacing between two EPS। तो अगर dr EPS का स्पेसिंग डिस्कस कर रहा है, अगर dr टू EPS के बीच का स्पेस है तो अब चेक करो कि अगर dr आपका कम होगा, अगर dr कम होगा तो E की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो अगर dr आपका डिक्रीज करेगा तो E इंक्रीज करेगा। इसका मीनिंग जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस स्ट्रॉन्गर होंगी वहां पर स्पेसिंग बिटवीन ईपीएस कैसा हो जाएगा, वहां पर जो स्पेसिंग होगी किसके बीच में, बिटवीन ईपीएस, वो कैसी आएगी, वेरी वेरी स्मॉलर। तो जहां पर dr आपका इंक्रीज होगा वहां E आपका डिक्रीज होगा, तो जहां पर E आपका वीक होगा वहां पर स्पेसिंग आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो EPS आर far away from each other when we have weak region of electric field of lines, and EPS are very near to each other when we have stronger region of electric field of lines। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि EPS का क्राउड ज्यादा कहां होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन स्ट्रॉन्गर होंगी, और EPS का क्राउड कम कहां होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी वीक होंगी। तो इस टाइप से बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का रिलेशन बनाया किसके साथ, EPS के साथ। तो अब हमें EPS का मीनिंग क्लियर हो चुका है, हमें EPS की शेप क्लियर हो चुकी है कैसी कैसी बनेगी, और हमने EPS की प्रॉपर्टी